हाय बाबू, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी 11th के छात्रों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, लास्ट क्लास में हम लोग जो है बेसिक फोर्स खत्म किए हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि हम बेसिक फोर्स में आपको बताए कि 4 तरह का बेसिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक फोर्स। हमने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने आपको बताया कि छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो 2 तरह का है। पहला हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है और तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और यदि चार्ज पार्टिकल गति में है उस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स था। फिर तीसरा हमने आपको बताया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता था वो न्यूक्लियर फोर्स था। लास्ट में हमने आपको बताया वीक फोर्स। इसमें हम ये तुमको बताए छोटू कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा रे बाहर निकलती है तो अल्फा और गामा भी साथ साथ निकलेगी, लेकिन बीटा रे के निकलने के वजह से उसमें जो उपस्थित चार्ज पार्टिकल है फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को हम लोग वीक फोर्स बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यदि रेंज बहुत कम है तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, और सबसे कमजोर जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फिर रेंज अगर ज्यादा है तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कमजोर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में एंट्री करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। एक्चुअली जो 4 तरह का बेसिक फोर्स है, अब इसको जोड़कर वैज्ञानिकों का यह प्रयास रहा कि इन चारों बेसिक फोर्स में क्या कोई सिमिलरिटी है, क्या और इसको छोटा किया जा सकता है, मतलब सभी फोर्स, चारों फोर्स में क्या कोई रिलेशन है, यह पता करने का कोशिश किया गया। और चारों फोर्स को क्या एक ही फोर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं, इस तरह का साइंटिस्ट लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। इसके लिए बहुत तरह का आविष्कार, बहुत तरह का खोज भी उन्होंने किया। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट का उद्देश्य क्या रहा कि सभी बेसिक फोर्स को एक फोर्स के अंतर्गत ला देना। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, बलों का एकीकरण। ऐसे इस प्रक्रिया में जो है वैज्ञानिकों को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन एक सफलता मिला है जिसको हम लोग भी देखेंगे। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि सभी विभिन्न तरह के फोर्सेस को एक फोर्स के अंतर्गत ला देना। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सभी बेसिक फोर्सेस को एक ही फोर्स के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है उसको यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स कहा जाता है। एक्चुअली इस यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को जो है सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने आरंभ किया। उन्होंने क्या किया, बताया ये कि कोई भी फोर्स जो मास के कारण लगता है, कोई भी फोर्स जो मास के कारण लगता है उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखिए। ठीक है। इसके बाद फिर 2 वैज्ञानिक आए, ऑस्टेड और फैराडे। इन्होंने बताया कि 2 तरह का फोर्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। वास्तव में ये दोनों एक ही तरह का फोर्स है और इन्होंने उस फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग अभी डील किए, हम लोग जान चुके हैं। पहले जो है इस ऑस्टेड और फैराडे ने जो खोज किया, उसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलग तरह का फोर्स माना जाता था, मैग्नेटिक फोर्स को अलग तरह का फोर्स माना जाता था, लेकिन इनके खोज के बाद दोनों को मिलाकर एक फोर्स कर दिया गया और वो फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये प्रक्रिया क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स का यूनिफिकेशन हुआ। यहां पर सभी फोर्स जो मास के कारण लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखा गया न्यूटन के कहने पर। मतलब यहां मास के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका यूनिफिकेशन हुआ। मास के कारण जो भी फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखा जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको कहा गया। मतलब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का यूनिफिकेशन हुआ है। इसी तरह से और भी बहुत से वैज्ञानिक आए, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हुए जिनका खोज जो है गलत साबित हुआ, तो वहां उनके बारे में यहां स्टडी करना ठीक नहीं है। इसके बाद लास्ट में अभी जो मॉडर्न रिसेंट में जो देखा गया है, वो मॉडर्न एज के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वीक फोर्स के बारे में बताया है। जो भी हम लोग वीक फोर्स देखे, उनका कहना है कि वीक फोर्स को अलग श्रेणी में मत रखिए। वीक फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, बल्कि वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप है। मतलब मॉडर्न एज के साइंटिस्ट का क्या कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक रूप है कौन, वीक फोर्स। अभी तक हम लोग वीक फोर्स को अलग फोर्स के रूप में पढ़ते आ रहे थे कि वीक फोर्स एक अलग तरह का फोर्स है, लेकिन मॉडर्न एज के साइंटिस्ट, आधुनिक काल के वैज्ञानिकों ने बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट किया और इस दौरान ये पाया कि नहीं, इस वीक फोर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। तो अब इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स ये नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि तीन तरह का ही फोर्स हमारे पास बच रहा है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जितना भी फोर्स जो मास के कारण लगेगा वो क्या कहलाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो है न्यूक्लियर फोर्स, जो हम लोग देखे न्यूक्लियस के अंदर जो लग रहा था। और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मॉडर्न एज के में कितने तरह के बेसिक फोर्सेस को हम देखते हैं, तो कहिएगा तीन। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। मतलब वीक फोर्स को हम लोग अलग फोर्स नहीं मानेंगे। और कोई पूछेगा कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा हुआ, फोर्स चार वीक फोर्स, चार बेसिक फोर्स से हम तीन बेसिक फोर्स किए, किस प्रक्रिया के तहत हुआ, तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स के तहत हुआ। ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में हुआ है, तो हाँ हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में वो तमाम फोर्सेस इंक्लूड है जो मास के कारण लग रहा है। क्या न्यूक्लियर फोर्स में यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स हुआ है, तो हाँ हुआ है। प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसको भी हम न्यूक्लियर फोर्स ही बोलते हैं, उसी श्रेणी में रखते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा उसको भी इसी श्रेणी में रखेंगे, और न्यूट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा उसको भी न्यूक्लियर फोर्स की श्रेणी में रखेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स में भी यूनिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या यूनिफिकेशन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंक्लूड है। उसी तरह से
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स का फिर यूनिफिकेशन हुआ और रिसेंट में नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया छोटू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक फोर्सेस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब लिखना शुरू कीजिए, तीर लगाइए। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अलग अलग फोर्सेस को एक ही श्रेणी के फोर्स में देखने का प्रयास किया जाता है, कॉमा देकर लिखेगा, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स कहलाता है। फिर नीचे तीर लगाइएगा। सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यूनिफिकेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत मास के कारण लगने वाले सभी फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत माना। तीर लगाकर लिखिएगा। न्यूटन के बाद ऑस्टेड, ये वैज्ञानिक का नाम है, ऑस्टेड एवं फैराडे नामक 2 वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एवं मैग्नेटिक फोर्स को एक ही श्रेणी के अंतर्गत रखा और इन दोनों के सम्मिलित रूप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा। इसके बाद फिर तीर लगाइएगा। मॉडर्न एज के साइंटिस्ट ने, मॉडर्न एज के आधुनिक काल के साइंटिस्ट ने यह पाया कि वीक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप है और इस आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एवं वीक फोर्स को एक ही श्रेणी में रखा और इस श्रेणी को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वीक फोर्स नाम दिया। तीर लगाकर लिखिएगा। मॉडर्न एज के साइंटिस्ट के अनुसार वर्तमान समय में 3 प्रकार का बेसिक फोर्सेस है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा न्यूक्लियर फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स। हिंदी अगर लिखेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय कमजोर बल। ठीक है, इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स हमारा ये
इतना सा है, इसको ध्यान में केवल रखिएगा, कोई बहुत जरूरी नहीं है। बाबू हम अब चाहते हैं कि तुम लोग जितना भी स्टूडेंट 11th के हो वो सब का सब ग्रुप में ऐड हो जाओ। अपने वैसे दोस्त को भी तुम ऐड कराओ, अभी कोई उसका फी नहीं लेंगे। जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तभी तुम लोगों को एडमिशन के लिए हम फोर्स करेंगे 11th के स्टूडेंट को। अभी फोन करो ऑफिस के नंबर पर, ग्रुप में ऐड हो जाओ और हम लोग अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटा का अगर वीडियो बनाएंगे तो उसको YouTube पर अपलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को तुम बोलो कि ग्रुप में ऐड होगा, ठीक है। अपने वैसे दोस्त को आप ग्रुप में ऐड करवाइए जिसको अभी तक पता नहीं है कि क्लास चल रहा है, ठीक है। ये आपका काम है, जितना जल्दी तुम जितने ज्यादा संख्या में दोस्तों को ऐड करोगे उतने ही तेजी से हम तुम्हारे सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि अब तुम लोगों का थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, 1 घंटा का 40-45 मिनट का तो बने, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना लंबा वीडियो YouTube पर पोस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत, अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोग ये काम कीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं बाबू। कल जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो होगा एरर एंड मेजरमेंट। एरर एंड मेजरमेंट ये हम लोगों का टॉपिक होगा। इंट्रोडक्शन में ही एरर एंड मेजरमेंट नया टॉपिक शुरू होगा। जितना पढ़ाए हैं उसको आप रिव्यू कर लीजिए। और कल हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आप लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आज ही हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।